अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी लास्ट मेरे केस पे जो है ना आपने अपने कमेंट किए। मुझे खुशी होती है। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से लिखते रहें मुझे, ताकि मुझे पता चले आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, आपको कुछ हेल्प मिल रही है इससे या नहीं। ठीक है, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आज मैंने आपके लिए एक केस निकाला है पुराने FCPS पार्ट 2 थ्योरी के जो पेपर थे उसमें से, जो मैंने हल किए थे अपने ज़माने में। तो उसमें ये केस नंबर 57 हो जाएगा। उसमें उन्होंने ये पूछा है कि 65-year-old मैन इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर टायर्डनेस, बॉडी एक, पेन एंड इकाइमोसिस सिंस 2 months. He has a history of pneumonia in the past 6 months. Twice in the past 6 months. His hemoglobin is 7.6 gram per deciliter. MCV is 105 at femtoliter. Platelets 200,000 per cubic millimeter. Urea is 75 milligram per deciliter. Calcium 12 milligram per deciliter. Alkaline phosphatase is 84 international unit per liter. Total protein 8.8 gram per liter and albumin is 3 gram per liter. ठीक है, अब ये उन्होंने बता दिया। अब इन्होंने सवाल किया है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्योंकि एक पक्की डायग्नोसिस उनमें से बन रही है, एंड व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस यू विल कैरी आउट। ठीक है, मतलब क्या आपकी डायग्नोसिस है। तो इन्होंने अब एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। 65-year-old मैन है और उसको बहुत टायर्डनेस, बॉडी एक, बोन पेन्स वगैरह हो रहे हैं, इकाइमोसिस भी हो रहे हैं उसको स्किन में सिंस 2 months। और उसकी हिस्ट्री है कि पिछले 6 महीने में 2 दफ़ा उसको नमूनिया हो गया था। हीमोग्लोबिन उसकी बहुत कम है, 7.6 ग्राम पर डेसीलीटर। मैक्रोसिटिक एनीमिया उसको। प्लेटलेट उसके नॉर्मल हैं। यूरिया उसका बढ़ा हुआ है 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कैल्शियम बढ़ा हुआ है उसका 12 मिलीग्राम। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का नॉर्मल है। टोटल प्रोटीन्स 8.8 हैं, यानी कि बड़ी भी है। एल्ब्यूमिन 3 ग्राम्स है। ठीक है, अब इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है ना वो बन रही है, आप भी समझ ही गए होंगे, मल्टीपल मायलोमा। As the patient is a male, age 65 years, with body ache, tiredness and ecchymosis, and he has a history of recurrent pneumonia with macrocytic anemia and elevated serum calcium level and elevated urea. Alkaline phosphatase normal. Total proteins are increased, so the most likely diagnosis is multiple myeloma. ठीक है, अब मल्टीपल मायलोमा जो है ना, होता क्या है, it represents a malignant proliferation of the plasma cells derived from a single clone. Single clone से जो plasma cells जो है ना वो B lymphocytes होते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो plasma cells बन जाते हैं और फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। नॉर्मली हमारी यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में उनका काम है। The tumor, its products and host response to it results in a number of organ dysfunctions and symptoms including bone pain, fracture, renal failure, susceptibility to infection, anemia, hypercalcemia and occasionally clotting abnormalities, neurologic symptoms and manifestations of hyperviscosity हो सकता है उसमें। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन है, तो 2 दफ़ा इस पेशेंट को नमूनिया हो चुका है, बोन पेन हो रहा है उसको, और जो है रीनल फेलियर आपने देख लिया कि उसमें यूरिया भी बढ़ा हुआ है उसका, और कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल यानी कि ट्रू क्लिनिकल पिक्चर मल्टीपल मायलोमा की बन रही है। प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स जो हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि द प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स आर मोनोक्लोनल न्यूप्लाज्म रिलेटेड टू ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेवलपमेंट फ्रॉम कॉमन प्रोजेनिटर्स इन द लेट बी लिम्फोसिटिक लीनिएज। लिम्फोसाइट जब मैच्योर हो जाता है वो प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं और वही जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो दे आर 4 प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स। एक तो मल्टीपल मायलोमा है, MM कहते हैं उसको। 2 वॉल्डनस्टॉर्म मैक्रोग्लोब्यूलिनीमिया। 3 हैवी चेन डिजीज़ and 4th is amyloidosis. Symptoms are मतलब synonyms are monoclonal gammopathies भी कहते हैं उनको, पैराप्रोटीनीमियाज भी कहते हैं, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेडियाज भी कहते हैं, और प्रोटीनीमियाज भी कहते हैं उनको। ठीक है, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स को। तो ये 4 हो गए। हम जो डिस्कस करेंगे वो मल्टीपल मायलोमा, क्योंकि मल्टीपल मायलोमा हमारी डायग्नोसिस बन रही है। अब आप इसमें देखेंगे द नेचर ऑफ M component इज़ वेरिएबल इन प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। इट मे बी इंटैक्ट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ऑफ एनी हैवी चेन सब क्लास, और इट मे बी एन ऑल्टर्ड एंटीबॉडी or fragment isolated light chains
may be produced in some plasma cell tumors such as extramedullary or solitary bone plasmacytomas. Less than 1/3 of patient will have an M component. मतलब ये कि जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ना वो डिफेक्टिव हो जाती हैं मल्टीपल माइलोमा में. मतलब एंटीबॉडी जो है हमारा नॉर्मली आपको पता होगा उसमें 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, और वो इस तरह से जुड़ा हुआ होता है कि उसका जो वेरिएबल पोर्शन है ना, ये वाला वेरिएबल पोर्शन है, और नीचे वाला जो है ना वो पोर्शन कांस्टेंट होता है. तो दोनों लाइट चेन और हैवी चेन जो हैं वो बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है. और वेरिएबल पोर्शन डिपेंड करता है, वेरिएबल इसलिए है कि उसके अमाइनो एसिड्स जो है ना, जो सीक्वेंस है वो उसकी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंटीजन. मतलब जो वेरिएबल पोर्शन है उसी में एंटीजन आता है और वो वहाँ पे आके लगता है तो वो रिकग्नाइज करता है और उसके हिसाब से फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है ना, तो ये वेरिएबल पोर्शन होता है, ठीक है. अच्छा, in 20% of the myelomas of particular heavy chain class is roughly proportional to the serum concentration and therefore IgG myelomas are more common than IgA and IgD. अब जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ हैं वो आपको पता है ना, IgG है, IgM है, IgA है, IgD है, IgE है, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा जो IgG है तो IgG मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एंटीबॉडी अगर डिफेक्टिव हो रही है मल्टीपल माइलोमा में तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा होगा. अगर कंसंट्रेशन ही ज़्यादा है IgG की तो डिफेक्टिव एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, मतलब कि सिर्फ लाइट चेन प्रोड्यूस हो रही हैं या जो है वो ऑल्टर्ड एंटीबॉडी है, उसका फ्रेगमेंट है, तो वो अपना काम तो सही से नहीं कर सकेगी ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी का. एटियोलॉजी जो है ना मल्टीपल माइलोमा की वो अननोन है, लेकिन देखा ये गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी उन पेशेंट्स में ज़्यादा थी जो एक्सपोज हुए थे रेडिएशन के, जो एटॉमिक वॉर हेड्स थे ना, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तकरीबन 20 साल के बाद उन लोगों को मल्टीपल माइलोमा हो गया. तो इसकी मतलब इसकी लिंक है रेडिएशन से और मतलब वॉर न्यूक्लियर रेडिएशन से है. और मोर कॉमन जो होता है ना फार्मर्स में होता है, वुड वर्कर्स में होता है, लेदर वर्कर्स में होता है, और उन लोगों में होता है जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना उनसे वो एक्सपोज होते हैं. और बहुत सारे मतलब कुछ मल्टीपल माइलोमा में ना क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, जैसे ट्रायोसोमीज ऑफ क्रोमोसोम्स 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, हाफ ऑफ द पेशेंट्स, किसी में डिलीशन होती है, किसी में इस तरह की ऑल्ट्रेशंस होती हैं, तो फिर वो प्रोग्नोसिस उनकी बहुत ख़राब हो जाती है. अगर ऐसा है 20% पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हों, ठीक है. इंसिडेंस जो है ना वो ओल्ड एज में है इसकी, यानी 69 ईयर्स मीडियन एज है जिसमें ये होगा. अब हमारे पेशेंट को 65 ईयर्स थी. मेल्स को ज़्यादा होता है दैन फीमेल्स, और ब्लैक्स में ज़्यादा है दैन वाइट्स. हायर इंसिडेंस इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड लेस इन एशियन कंट्रीज़. और उसका वजह ये हो सकती है कि जो यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ज़ाहिर के सेहत की सहूलियात इतनी है, इतनी सर्विलेंस है, तो जल्दी पकड़ा जाता है, प्लस लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है वहाँ पे, कितने कितने बरसों तक पेशेंट जीते हैं अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से. इसलिए मल्टीपल माइलोमा वहाँ पे ज़्यादा डायग्नोज हो जाता है, ठीक है. ये वजह हो सकती है. अब पैथोजेनेसिस क्या है कि मल्टीपल माइलोमा सेल्स वाया सेल सरफेस एडिशन मॉलिक्यूल्स टू बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स, BMSC cells and extracellular matrix यानी ECM which triggers MM cell growth, survival, drug resistance and migration the bone marrow. यानी कि जो MM cells है ना वो surface adhesion molecules जो हैं bone marrow के stromal cells और extracellular matrix उसके साथ वो bond बना लेते हैं, वो ट्रिगर करता है माइलोमा सेल की ग्रोथ, सर्वाइवल, ड्रग रेजिस्टेंस, माइग्रेशन के अंदर भी चला जाए. देर इज़ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस साइटोकाइंस. जब ये बॉन्ड बनते हैं ना उसमें एडिशन बनते हैं तो इंटरेक्शन की वजह से साइटोकाइंस बनते हैं. अब उसमें कौन कौन से साइटोकाइंस हैं? इंटरल्यूकिन 6 है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है, स्ट्रोमल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, और काइनेज प्रोटीन काइनेज
को वो स्टिमुलेट कर देता है। तो ग्रोथ, ड्रग रेजिस्टेंस एंड माइग्रेशन इज मीडिएटेड वाया रास, RAF माइटोजन एक्टिवेटेड। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होकर ना मल्टीपल माइलोमा के जो ये सेल्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाने लगता है, ठीक है। मेजर माइलोमा सेल इंटरेक्शंस आर विद एंडोथीलियल सेल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। मेजर जो है ना वो एंडोथीलियल सेल्स हैं और ऑस्टियोक्लास्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट में क्या करता है, अच्छा जो इम्यून सेल सच एज डेंड्रिटिक सेल्स हैं, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, यानी कि जब कोई भी एंटीजन आया, पैथोजन आया, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है ना वो पेश करते हैं ना प्लाज्मा सेल्स को कि भाई ये चीज़ आ गई है, अब आप इससे निपटने के लिए कोई एंटीबॉडी बनाए। तो डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो माइलॉइड derived suppressor cells and T helper cells are increased in number and support myeloma growth, while anti-myeloma immune responses, especially T helper cells, cytotoxic T cells, B cells and natural killer T cells are suppressed. अब ये सब suppress हो गए, ठीक है। तो immunity, acquired immunity कितनी hamper हो जाएगी। अब ना पैथोजेनेसिस है इसकी, एक एक चीज़ का मैंने अलग लिख लिया। जैसे बोन पेन अगर इस पेशेंट को हो रहा है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है बोन पेन, जो 70% ऑफ माइलोमा पेशेंट में होता है। और अगर परसिस्टेंट लोकलाइज पेन होने लगे तो उसका मतलब है कहीं उसके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया। अब बोन लीजन जो है ना वो किस लिए होते हैं कि प्रोलिफरेशन हो रही होती है इन प्लाज्मा ट्यूमर सेल्स की, और वो एक्टिवेट कर देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को, जो ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो फिर डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, बोन को सप्रेस कर देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को कि नई बोन भी ना बन सके। इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है ना वो मीडिएट होती है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिवेटिंग फैक्टर से, OAF से। ये एक्टिवेटिंग ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है ना ये माइलोमा सेल बना रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो साइटोकाइंस हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इंटरल्यूकिन 1, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, मैक्रोफेज इनहिबिटरी फैक्टर भी बनाता है, यानी मैक्रोफेज ही इनहिबिट हो जाए तो वो फैगोसिटाइज ही नहीं करेगा, इससे इनेट इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब बनाते हैं। देयरफॉर आइसोट्रोप बोन, रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन इज़ नॉट हेल्पफुल, क्योंकि लिटिक लीजन हो रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक लीजन, लिटिक लीजन है, वो उसमें नहीं आएंगे। तो प्लेन रेडियोग्राफी या स्केलेटल सर्विस जो होता है ना वो डायग्नोस्टिक होता है लिटिक बोन लीजन के लिए। लोकलाइज बोन पेन में कॉज कोलैप्स ऑफ द वर्टिब्रा एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकती है, उससे फिर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है, पैराप्लीजिया वगैरह, ठीक है। अब हाइपर कैल्सीमिया, अब बोन लिसिस जो हो रही है उससे ज़ाहिरी बात है कितना सारा कैल्शियम बोन से लाइसिस की वजह से जो है वो निकलेगा और प्लाज्मा में आ जाएगा। तो बोन लाइसिस रिजल्ट्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स एंड सिवियर एक्यूट और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपर कैल्सीमिया डोमिनेट द क्लिनिकल पिक्चर। इस पेशेंट को भी इसलिए हाइपर कैल्सीमिया हुआ है। नंबर 3, रिकरेंट इन्फेक्शंस। अब वो कैसे होंगे, 25% पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। ससेप्टिबिलिटी यानी इन्फेक्शन की इंक्रीज़ हो जाती है, पैथोजन स्पेशली जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, स्टेफ्लोकोकस ऑरियस, क्लिप्सेला नमूनी इन द लंग्स एंड ई कोलाई इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस ड्यू टू हाइपो गैमा ग्लोबुलिनीमिया। अब जो गैमा ग्लोबुलिन्स है वो एंटीबॉडीज़ ही तो है ना जो प्लाज्मा सेल बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स क्या हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो प्लाज्मा सेल बन जाते हैं और फिर उससे इम्यूनोग्लोबुलिन्स निकलती हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि माइलोमा सेल तो इतनी डिफेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रहे हैं ना कि वो सिर्फ लाइट चेन है या फिर उसका फ्रेगमेंट है, वो रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं एंटीजन को, तो उसको वो मतलब टैकल भी नहीं कर सकते। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू बोथ डिक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल एंटीबॉडीज़। नॉर्मली जो है हमारा 2% कैटाबॉलिज्म होता है एंटीबॉडीज़ का नॉर्मल स्टेट में, और इसमें जो है 8 to 16% हो जाता है, ठीक है, माइलोमा में। दे आर डिक्रीज एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज, दे एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ टी सेल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स हैव लो लाइजोसोमल कंटेंट्स एंड कीमोटैक्सिस इज ऑल्सो लो। मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स जो हमारे हो गए न्यूट्रोफिल, बेजोफिल वगैरह, तो इन सब के भी लाइजोसोमल एंजाइम्स ही कम हो गए हैं, तो वो किस तरह हाइड्रोलाइज करेंगे ना, मारेंगे कैसे पैथोजन को। या फिर कीमोटैक्सिस लो हो गया, तो जहाँ पे ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बन रहे हैं बैक्टीरिया के किसी भी पैथोजन की वजह से, तो उधर वो आ ही नहीं सकेंगे न्यूट्रोफिल्स, कीमोटैक्सिस ही नहीं हो रहा। देखें कितनी, मतलब इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों सप्रेस हो जाती हैं, इसलिए रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं।
Number 4, renal failure. It occurs in 25% of myeloma patient and renal pathology is noted in 50% from myeloma patient. अगर नहीं भी renal failure हुआ हुआ है तो 50% को कोई ना कोई renal pathology होगी. अब क्यों होता है renal failure? पहले सबसे पहली वजह उसकी हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है. दूसरा ग्लोमेरुलर डिपॉजिट्स ऑफ एमाइलॉइड. थर्ड हाइपरयूरेसीमिया, ज़ाहिर है इतने सारे सेल टूट रहे हैं तो हाइपरयूरेसीमिया. 5 रिकरेंट इन्फेक्शंस, ठीक है, उसकी वजह से हो जाएगा. जैसे मैंने बताया कि ई कोलाई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट यूटीआई कर रहा होता है. यूज़ ऑफ एनसेड्स फॉर पेन कंट्रोल, इतना ज़्यादा बोन पेन हो रहा होता है, इतनी ज़्यादा एनसेड्स खाई जा रही होती हैं उसके लिए, तो उससे हो सकता है. यूज़ ऑफ आयोडीनेटेड कंट्रास्ट डाई फॉर इमेजिंग, ज़ाहिर बात है कि उस इमेजिंग के लिए अगर डाई दिए तो उससे भी हो सकता है. यूज़ ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स, वो भी जो है वो लिटिक लीजन हो रहे हैं और बोन पेन हो रहा है तो बिसफॉस्फोनेट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है. ओकेजनल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी बाय माइलोमा सेल, कभी कभार होता है कि माइलोमा सेल्स उधर मतलब कि इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं किडनी में, लेकिन ये बहुत रेयर है. ट्यूबुलर डैमेज बाय एमाइलॉइड लाइट चेन. एमाइलॉइड लाइट चेन जो है वो फ़िल्टर होती हैं ग्लोमेरुलस से और फिर नॉर्मली जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो है वो नहीं हो रही रीअब्जॉर्ब, तो वो ट्यूब्यूल को डैमेज कर देती हैं, ठीक है. एनीमिया, अब इस पेशेंट को भी 7.5 वगैरह था एनीमिया. वैसे ज़्यादातर जो है लोगों में नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो रहा होता है 80% को, ठीक है. इट इज़ ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल मैरो बाय द एक्सपेंडिंग माइलोमा सेल्स या ट्यूमर सेल्स. और इसके अलावा इनहिबिशन भी हो जाती है हीमोपोइसिस की, ऐसे फैक्टर्स से मतलब हीमोपोइसिस बाय फैक्टर्स मेड बाय द ट्यूमर एंड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस फ्रॉम द किडनी, ये भी हो जाता है. माइल्ड हेमोलिसिस भी हो सकता है जिसकी वजह से एनीमिया हो जाए, लेकिन ये ज़रा रेयर है. और ज़्यादा कुछ पेशेंट्स को, बल्कि मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को जो है ना मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है ड्यू टू विटामिन B12 एंड फोलेट डिफिशिएंसी, जैसे हमारे पेशेंट को हुआ है. तो अगर आपको माइलोमा के पेशेंट में वो माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक भी दे सकते हैं आपको, लेकिन इसमें इन्होंने अभी मैक्रोसिटिक दिया, ठीक है. और जो प्लेटलेट्स हैं और ग्रेनुलोसाइट्स वगैरह हैं, मतलब TLC काउंट, वो नॉर्मल होती है अनलेस थेरेपी इंड्यूस्ड जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ल्यूकोपिनिया हो रहा हो, ठीक है. तो इसलिए इसका हमने जो केस अभी प्रेजेंट किया उसमें प्लेटलेट्स के नॉर्मल है, ठीक है. क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज़ थोड़ा कम होती हैं, लेकिन इट में भी हो सकती हैं. जैसे इकाइमोसिस उन्होंने बताया, वो किस लिए होते हैं कि एक तो जो फेलियर ऑफ एंटीबॉडी कोटेड प्लेटलेट्स टू फंक्शन प्रॉपरली, एंटीबॉडीज़ ही नहीं है तो वो प्लेटलेट को कोट नहीं करेंगी तो प्लेटलेट जो हैं वो एग्रीगेट नहीं होंगे, प्लेटलेट जो हैं वो जो प्लेटलेट प्लग बनाते हैं वो नहीं बनेगा, तो मतलब ब्लीडिंग होती रहेगी. द इंटरएक्शन ऑफ एम कॉम्पोनेंट विथ क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसमें क्या होता है 1, 2, 5, 7 और 8 के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन होते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको. तो एंटीबॉडी भी बन जाती है क्लॉटिंग फैक्टर के खिलाफ जो उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, उसकी वजह से क्लॉटिंग हैम्पर हो जाती है. एमेलॉइड डैमेज टू द एंडोथीलियम, दूसरे एमेलॉइड जो है ना वो भी एंडोथीलियम ही को डैमेज कर देगा तो वहाँ पे क्लॉटिंग होने लगेगी. डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है ऑब्जर्व ड्यू टू द यूज़ ऑफ थालिडोमाइड, लिनालिडोमाइड एंड पोमेलिडोमाइड इन कॉम्बिनेशन विद डेक्सामेथासोन. मतलब जिन लोगों को इसकी थेरेपी मिल रही है उनको खतरा होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का. 8 जो है वो रेनॉल्ड्स फिनोमेना, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है, मे रिजल्ट इफ द एम कॉम्पोनेंट फॉर्म्स क्रायोग्लोबुलिन्स. कभी कभार होता है ना क्रायोग्लोबुलिन्स बनने लगती हैं. हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम में हो जाता है. इट मे डेवलप डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एम कॉम्पोनेंट, मोस्ट कॉमन विद IgM, ठीक है. तो वो IgM के साथ है, ज़्यादा कॉमन जो है मल्टीपल माइलोमा IgG हो रहा है, IgA पैराप्रोटीन्स के साथ हो सकता है, ठीक है. न्यूरोपैथी हो सकती है, क्यों? By infiltration of the peripheral nerves by amyloid can result in carpal tunnel syndrome and other sensory motor, mono or polyneuropathies. In more than 50% of the patient, the IgM monoclonal proteins direct against myelin associated globulin, MAG उसको कहते हैं, in myeloma rarely causes enlargement of spleen, lymph nodes or gut associated lymphatic tissue. तो माइलोमा में ना कभी भी हिपैटोस्प्लीनोमेगैली वगैरह नहीं मिलती है, लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज नहीं होते, ठीक है. वो ना अगर हो रहा होता है तो जो वॉल्डेनस्टॉर्म मैक्रोग्लोब्यूलिनीमिया है ना, IgM टाइप वाला, उसमें हो रहा होता है ये, ठीक है.
लेकिन मल्टीपल माइलोमा में नहीं हो रहा होता, वेरी रेयर। अब डायग्नोसिस और स्टेजिंग। डायग्नोसिस ऑफ माइलोमा रिक्वायर्स 3 चीज़ें आपको उसमें देखनी है। एक मैरो प्लाज्मासाइटोसिस, यानी कि प्लाज्मा सेल्स कितने, मोर देन 10%, अ सीरम एंड और यूरिन एम कॉम्पोनेंट, तो वो आप करा के देखेंगे, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट्स। अभी मैं बता देती हूँ आपको कि क्या होते हैं। बोन मैरो प्लाज्मा सेल्स आर CD38+ एंड आइदर कापा और लैम्डा लाइट चेन पॉजिटिव, ठीक है, तो ये माइलोमा सेल्स होते हैं। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना वो होती है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटर्मिनेट सिग्निफिकेंस, जिसे कहते हैं MGUS, ठीक है। दूसरा स्मॉल्डरिंग मल्टीपल माइलोमा भी होता है जो एसिम्प्टोमेटिक मल्टीपल माइलोमा है। इससे हमें डिफरेंशिएट इसलिए करना है कि इन दोनों में ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो इन दोनों को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत होती है। अब मैंने यहाँ पे इसमें से ये चार्ट ले लिया था, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटर्मिन्ड सिग्निफिकेंस MGUS एंड स्मॉल्डरिंग माइलोमा। उसमें क्या होगा, अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पहले आप देख लें कि मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटर्मिन्ड सिग्निफिकेंस में सीरम मोनोक्लोनल प्रोटीन जो भी है और वो नॉन IgM टाइप है, लेस देन 30 ग्राम पर DL हो, क्लोनल बोन मैरो प्लाज्मा सेल्स जो हैं लेस देन 10% हो, absence of myeloma defining events or amyloidosis that can be attributed to the plasma cell proliferative disorder। तो अगर ये 3 चीज़ें आपको सिर्फ मिल रही हैं, कोई माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट नहीं है, जो बोन मैरो में आपने देखा लेस देन 10% प्लाज्मा सेल्स हैं, और सीरम मोनोक्लोनल प्रोटीन जो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई प्रोटीन की नॉन IgM टाइप है और लेस देन 30 ग्राम पर लीटर अगर है तो उसको आप MGUS करेंगे, और उसमें ना फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हर साल फिर आप करके देखते रहेंगे क्योंकि ये चेंज हो सकता है माइलोमा में। स्मॉल्डरिंग मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। बोथ क्राइटेरिया इसमें होने चाहिए, एक सीरम मोनोक्लोनल प्रोटीन IgG और IgA होगी मोर देन 30 या मोर देन 30 ग्राम पर लीटर, और यूरिनरी मोनोक्लोनल प्रोटीन मोर देन 500 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, एंड और क्लोनल बोन मैरो प्लाज्मा सेल्स 10 to 60%, ठीक है। एब्सेंस ऑफ माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट्स और एमाइलोइडोसिस, ये नहीं होगा अगर, तो ये एसिम्प्टोमेटिक हो गया, ठीक है, इसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि सिम्प्टोमेटिक मल्टीपल माइलोमा क्या है, जिसमें आप मल्टीपल माइलोमा की डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। तो वो ऊपर वाला जो एब्सेंस ऑफ माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट्स वो पीछे का था, इसमें आ गया, ठीक है। तो अब सिम्प्टोमेटिक मल्टीपल माइलोमा में क्या होगा, क्लोनल बोन मैरो सेल्स और बायोप्सी प्रूवन बोन और एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मासाइटोमा और एनी वन और वन more of the following myeloma defining events. Evidence of one or more indicator of end organ damage that can attribute to underlying plasma cell proliferative disorder, specifically hypercalcemia अगर आ रहा है more than 1 milligram per deciliter higher than upper limit of normal, यानी कि 11 से 1 मिलीग्राम भी अगर ऊपर है, एक तो ये आ गया, ठीक है, हमारे पेशेंट को 12 आया हुआ है। रीनल इंसफिशिएंसी, क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 40 ml पर मिनट और सीरम क्रिएटिनिन मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर हो रहा है तो, ठीक है। अभी इसमें क्रिएटिनिन दिया हुआ नहीं था, यूरिया सिर्फ दिया हुआ था। एनीमिया, हीमोग्लोबिन वैल्यू मोर देन 20 कितना होगा, मोर देन 20 ग्राम पर लीटर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल, और हीमोग्लोबिन वैल्यू लेस देन 100 ग्राम पर लीटर, ठीक है। Bone lesions, one or more osteolytic lesions on skeletal radiography, CT or PET CT. Any one or more of the following biomarkers of malignancy. Clonal bone marrow plasma cell percentage more than 60%. अब उसमें जो था स्मॉल्डरिंग में 10 to 60% था, लेकिन इसमें जो है ना मोर देन 60% आएगा प्लाज्मा सेल परसेंटेज अगर बोन मैरो बायोप्सी आप करेंगे। इन्वॉल्व अनइन्वॉल्व सीरम फ्री light chain ratio more than 100, more than 1 focal lesion on MRI studies। ये सारे ना जो है वो माइलोमा के इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो अगर
एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग माइलोमा डिफाइनिंग इवेंट्स हो रहे हैं तो उसको मल्टीपल माइलोमा ही है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सॉलिटरी भी होता है, कभी कभार ये होता है कि बोन मैरो में अगर आप देखें तो प्लाज्मा सेल्स नहीं है, लेकिन एक सॉलिटरी प्लाज्मा साइटोमा हो गया, यानी कि बोन में एक जगह पे वो जमा हो गए हैं। तो बायोप्सी प्रूवन सॉलिटरी लीजन ऑफ बोन और सॉफ्ट टिश्यू विद एविडेंस ऑफ क्लोनल प्लाज्मा सेल्स। नॉर्मल बोन मैरो विद नो एविडेंस ऑफ क्लोनल प्लाज्मा सेल्स, बोन मैरो सही है। नॉर्मल स्केलेटल सर्वे एंड MRI और CT ऑफ स्पाइन एंड पेल्विस एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी सॉलिटरी लीजन। Absence of end organ damage such as hypercalcemia, renal insufficiency, anemia, bone lesion that can be attributed to lymphoplasma cell proliferative disorder। तो कभी कभार ना सिर्फ एक आइसोलेटेड लीजन हो जाता है तो उसको प्लाज्मा साइटोमा कहते हैं, सॉलिटरी, ठीक है। और एक नॉन सेक्रेटरी भी होता है माइलोमा। अब एक ना पोयम सिंड्रोम होता है। पोयम सिंड्रोम में क्राइटेरिया पॉलीन्यूरोपैथी होती है, मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्लेरोटिक बोन लीजन होते हैं, कासलमैन डिजीज, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली और लिम्फेडिनोपैथी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम ओवरलोड, एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस, एंडोक्रिनोपैथी, एड्रीनल, थायराइड, पिट्यूटरी, गोनेडल, पैराथाइड एंड पेनक्रियाटिक, स्किन चेंजेस, हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपरट्राइकोसिस, ग्लोमेरुलोइड, हेमेंजियोमा, प्लिथोरा, एक्रोसाइनोसिस, फ्लशिंग एंड वाइट नेल्स और पेपिलोडीमा एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस, पॉलीसाइथीमिया, ये सब हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इनका सवाल था कि आप क्या वो कराएंगे ना, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। तो स्टैंडर्ड वर्कअप जो है ना मल्टीपल माइलोमा का, तो आप एवेलुएट करते हैं क्लोनल प्लाज्मा सेल्स। तो बोन मैरो एस्पिरेट एंड बायोप्सी, फाइन एस्पिरेशन प्लाज्मा साइटोमा इफ इंडिकेटेड, वरना तो बोन मैरो बायोप्सी आप करें, उसकी हिस्टोलॉजी देखें, कोलोनैलिटी बाय कैपा लैम्डा, इम्यूनो स्टेनिंग बाय फ्लो साइटोमीट्री और इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। आप बोन मैरो बस इसका जवाब हो गया, ठीक है। उसमें मोर देन 60% प्लाज्मा सेल्स आ रहे होंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस टू एवेलुएट क्लोनल पैराप्रोटीन, उसमें सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोफिक्सेशन कराएंगे। क्वांटिटेटिव सीरम इम्यूनोग्लोबिन लेवल्स यानी कि IgG, IgA, IgM, 24 आवर यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनोफिक्सेशन, सीरम फ्री लाइट चेन्स एंड रेशो और इम्यूनोफिक्सेशन फॉर IgD, IgE इन सेलेक्टेड केसेस। जो इन्वेस्टिगेशन टू एवेलुएट एंड ऑर्गन डैमेज, उसमें आप मतलब CBC करा के देखेंगे तो एनीमिया मिलेगा, केमिस्ट्री कंट्रोल पैनल, रीनल फंक्शन टेस्ट, कैल्शियम, ये सब करवाएंगे। स्केलेटल सर्वे करवाएंगे आप, ठीक है, बोन लीजन एवेलुएट करने के लिए। स्कल का एक्सरे करा लेते हैं तो उसमें वो मिलते हैं ना लिटिक बोन लीजन जिसे कहते हैं, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस होती है। और PET, CT और MRI स्मॉल्टरिंग MMO सॉलिटरी प्लाज्मा साइटोमा विद नो अदर MGE और एक्स्ट्रा मेडुलर डिजीज़। और रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए जो है ना, आप β2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड सीरम एल्ब्यूमिन फॉर स्टेजिंग करेंगे, ISS स्टेज कहते हैं उसको। उसमें फ्लोरेसेंट C2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह देखने के लिए, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो सिलेक्टेड केसेस में एब्डोमिनल फैट पैड फॉर एमाइलॉइड, सीरम विस्कोसिटी ऑफ IgM कंपोनेंट और हाई IgA लेवल्स और सीरम M कंपोनेंट, ठीक है, ये सब आपने देखनी है। तो मेनली जो है आप ये बताएं ना, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो भाई आप बोन मैरो करेंगे, उसमें मोर देन 60% प्लाज्मा सेल आ जाएंगे, ये डायग्नोस्टिक होगा। फिर उसका CBC कराएंगे, उसमें एनीमिया आ जाएगा। स्केलेटल सर्वे कराएंगे, उसमें लिटिक लीजन आ जाएंगे। और जो है वो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, यूरिनरी प्रोटीन, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब और फिक्सेशन वगैरह कराएंगे आप, ठीक है। फिर प्रोग्नोसिस देखें। अब प्रोग्नोसिस में जो फैक्टर्स हैं ना, यानी कि सीरम β2 माइक्रोग्लोबुलिन इज़ द सिंगल मोस्ट पावरफुल प्रिडिक्टर ऑफ सर्वाइवल एंड कैन सब्स्टिट्यूट फॉर स्टेजिंग। यानी कि अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो बहुत ख़राब जो है ना उसकी
माइलोमा की प्रोग्नोसिस है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इज़ द लाइट चेन ऑफ द क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन HLA-A-B-C ऑन द सरफेस ऑफ एवरी सेल होते हैं ये, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन फॉर्म्स द बेसिस फॉर 3-stage इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम दैट प्रिडिक्ट सर्वाइवल। 3-stage इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम है ये ISS। High labeling index, circulating plasma cells, performance status, and high levels of lactate dehydrogenase are also associated with poor prognosis. Any cytogenetic abnormality also carry poor prognosis. ठीक है। Treatment पहले हम देख लेते हैं monoclonal gammopathy of undeterminate significance or smoldering या asymptomatic myeloma. No specific treatment is indicated for the patients with MGUS. Follow-up once a year is adequate except in the high risk where serum protein electrophoresis, complete blood count, creatinine and calcium should be repeated every 6 months. मतलब ये कि follow-up 1 साल में आप करें, लेकिन अगर आपको हाई रिस्क है वो तो फिर एवरी 6 मंथ्स में ये सब चीज़ें करा के देखनी है, मतलब फॉलो करते रहना है कि वो मल्टीपल माइलोमा में चेंज तो नहीं हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक मल्टीपल माइलोमा, यानी कि अब जिसको हो गया है उसका ट्रीटमेंट क्या है। इट इंक्लूड्स इनिशियल इंडक्शन रेजिमेन फॉलोड बाय कंसोलिडेशन एंड और मेंटेनेंस थेरेपी एंड ऑन सब्सिक्वेंट प्रोग्रेशन मैनेजमेंट ऑफ रिलैप्स डिजीज़। तो 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं जो अप्रूव हैं माइलोमा के लिए। एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स हैं, यानी वो कौन सी हैं, थालिडोमाइड, लिनालिडोमाइड। दूसरे प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स हैं और वो हैं बॉर्टिजोमिब एंड कार्फिलजोमिब। फिर टारगेटेड एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। अब थालिडोमाइड when combined with dexamethasone achieved response in 2/3 of newly diagnosed myeloma cases. Subsequently lenalidomide and bortezomib, a proteasome inhibitor, have been combined with dexamethasone with high response rate more than 80% जो है वो उसकी prognosis है more than 80%. The combination lenalidomide and bortezomib or carfilzomib and dexamethasone achieve close to 100% response rate and more than 30% complete response rate, making this combination one of the preferred induction regimen in the transplant eligible patients. तो पहले आप ये इंडक्शन कर देते हैं पेशेंट को 100% या 90%, 80% जैसा भी इसमें है वो हो जाता है। तो फिर जो एलिजिबल पेशेंट है ना, जिनको ट्रांसप्लांट आप देंगे, फिर उनको आप हाई डोज थेरेपी देते हैं। तो अदर कॉम्बिनेशन जो अभी हमने बताया उसमें बोर्टिजोमिब, थालिडोमाइड, डेक्सामेथासोन, बोर्टिजोमिब, साइक्लोफॉस्फामाइड, डेक्सामेथासोन, they also achieve more than 90% response rate. Addition of a fourth agent, daratumumab, an anti-CD38 antibody, क्योंकि जो प्लाज्मा सेल्स हैं ना, माइलोमा के जो सेल्स हैं वो CD38 वाले हैं, तो उसके ख़िलाफ़ अगर एंटीबॉडी है वो अब अप्रूव हो गई है एंड इट्स प्रोवाइडिंग इवन डीपर रिस्पॉन्सेस। तो डाराटूमोमैब जो है ना वो anti-CD38 एंटीबॉडी है। हाई डोज थेरेपी HDT विद ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अब जिनको आपने कंसोलिडेशन इंडक्शन इससे कर दिया, जो मैंने अभी बताया, यानी कि 3 ड्रग लेनालिडोमाइड, बोर्टिजोमिब और या साइक्लोफॉस्फामाइड, बोर्टिजोमिब या डेक्सामेथासोन के साथ, ठीक है, और डारामूमैब वो आपने दे दिया। फिर उसके बाद आप हाई डोज थेरेपी उन पेशेंट्स को देंगे जो कैंडिडेट हैं ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अब इसमें आप यहीं पे समझ लें कि एलोजेनिक क्या होता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन इज़ व्हेन बोन मैरो ऑफ वन ह्यूमन बीइंग इज़ डोनेटेड टू अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक ही स्पीशीज़ से उसी स्पीशीज़ के दूसरे इंडिविजुअल को अगर आपने दे दिया तो एलोजेनिक है। ऑटोलोगस क्या है कि एक ही ह्यूमन बीइंग के ही सेल पहले से निकाल के आपने प्रिजर्व कर दिए थे और फिर बाद में दे दिया उसी पेशेंट को, तो ऑटोलोगस हो गया। आइसोग्राफ्ट क्या होता है, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो उनमें जो है बिल्कुल सिमिलर HLA होता है हर सेल में, तो उनको आप आराम से दे सकते हैं, कोई ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का ख़तरा नहीं होता, वो आइसोग्राफ्ट होता है। ये ऑटोग्राफ्ट आप इसमें लगाएंगे
यानी कि ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे आफ्टर जो आपने इंडक्शन वाली थेरेपी की थी, फिर आप हाई डोज थेरेपी करेंगे. हाई डोज थेरेपी एंड कंसोलिडेशन मेंटेनेंस आर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन मेजॉरिटी of eligible patients. In patients who are transplant candidates, alkylating agents such as melphalan should be avoided because they damage stem cells and compromise the ability to collect the stem cell for autologous transplantation. तो उनको ये वाला नहीं देना चाहिए melphalan. Similarly, patients receiving lenalidomide stem cells should be collected within 6 months because the continued use of lenalidomide may compromise the ability to collect adequate number of stem cells. यानी कि अगर आपने lenalidomide से ट्रीट किया था, इंडक्शन आपने किया था, तो फिर वो इतने सप्रेस हो जाएंगे स्टेम सेल्स, तो विद इन 6 मंथ्स ही आप उनको निकाल लें, ठीक है, बाद में ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए. समझ में आया? Usually 4 to 6 cycles of these combination regimens are utilized to achieve initial deep cytoreduction before consideration of high dose therapy with autologous stem cell transplantation. तो cytoreduction यानी कि 60% जो है उसके मोर देन 60% तो माइलोमा सेल्स थे, तो उनको डिस्ट्रॉय करें साइटोरेडक्शन से, फिर उसके बाद हाई डोज थेरेपी देके ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन कर दें स्टेम सेल्स. अ स्टडी शोड देयर इज़ नो अच्छा, फिर अब एक स्टडी ने शो किया कि कोई सर्वाइवल में तो डिफरेंस ही नहीं है बिटवीन अर्ली ट्रांसप्लांटेशन एंड इंडक्शन थेरेपी वर्सेस डिले ट्रांसप्लांटेशन एट रिलैप्स. तो मतलब ये कि अगर एक दफ़ा रिलैप्स हो जाए तब भी करो, या फिर अगर फ़ौरन ही कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर्वाइवल में. तो एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में ऑल्सो प्रोड्यूस हाई रिस्पॉन्स रेट बट विद सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटीज़. अब एलोजेनिक इसलिए नहीं करते कि दूसरे का लेके उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटीज़ होती हैं, पेशेंट वैसे ही मर जाता है, तो इसलिए ऑटोलॉगस ही किया जाता है मल्टीपल माइलोमा में. मीडियन ओवरऑल सर्वाइवल पेशेंट्स विद माइलोमा इज़ 8+ ईयर्स एंड सबसेट ऑफ यंगर पेशेंट सर्वाइविंग मोर देन 10 ईयर्स. पहले ना 3 ईयर्स मेरा जो बना हुआ था ना मल्टीपल माइलोमा का जो मैंने लिखा था 3 ईयर्स था, और इसमें ये सारी चीज़ें तो आई भी नहीं थी, प्रोटियोसोम और ये सारी जो एंटीबॉडी anti-CD8 एंटीबॉडी. अब तो कहाँ से कहाँ मेडिसिन पहुँच गई है, ठीक है. तो मैं अपने निकालती हूँ फिर मैं देखती हूँ अल्लाह कितनी प्रिमिटिव मेडिसिन थी उसको जो मैंने पढ़ी थी. मतलब ये कि सोचें आप ज़रा, जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी 2005 में 6 में मेरी ख़त्म हो गई थी रेजिडेंसी, ठीक है. तो उस वक्त से अब कहाँ पहुँच चुकी है, तो ज़ाहिर बात है कि मैं सारा उसको टैली करती हूँ, पढ़ती हूँ दोबारा, फिर आपको सही करके बताती हूँ, ठीक है. रेफरेंस मैंने लिया है हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 20th एडिशन 2022. अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी किताब पढ़ें. तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि किताब जो है ना, आप करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो लेटेस्ट एडिशन है उसी में से पढ़ें. कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती, जैसे मैं भी वही पढ़ती थी, ठीक है, मुझे भी शुरू में किसी ने नहीं बताया था बेवकूफ़ों की तरह डेविडसन उठा के आप ना बैठ जाएं, वही पढ़ें. और फिर उसके बाद कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो हैरिसन में से देख लें. हैरिसन जो है ना बहुत वास्ट है, उसमें आपको फिजियोलॉजी, उसमें आपको पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, हर चीज़ जो है ना इतनी मतलब इतनी ग्रैंड बुक है, लेकिन नहीं 4 साल में आप उसको पढ़ सकते. तो मैंने भी जब अपनी मैं रेजिडेंसी कर रही थी उस वक्त भी मैंने हैरिसन्स में से कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है. अभी तो मैं आपको सब उस तरह से मैं बता देती हूँ उसमें से पढ़ के, लेकिन आप अगर ये करंट मेडिकल डायग्नोसिस से पढ़ेंगे और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप हैरिसन में से एज रेफरेंस बुक आप देख लें तो बहुत अच्छी आपकी हो सकती है. सिर्फ करंट मेडिकल डायग्नोसिस बिल्कुल काफ़ी है आपके लिए, ठीक है. तो मैंने इसके ऊपर एक किया हुआ भी है अपना वीडियो, आप पीछे से सुन सकते हैं कि हाउ टू पास FCPS 2 एंड हाउ टू बिकम अ गुड फिजिशियन, ठीक है. तो वो आप सुन के देख लीजिए, उसमें मैंने सारी किताबें बताई हुई हैं, ठीक है. तो थैंक यू सो मच. आप ज़रूर मुझे इसका भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है. और मुझे लिखते रहें आप, ताकि मेरी हिम्मत बंधी रहे और मैं करती रहूँ, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है. ठीक है. अभी मैं राउंड करके आई हूँ और फिर अब मैं हॉस्पिटल से फिर मैं आपके लिए जो है ना ये कल रात तक मैं लिख रही थी. ओके, इतनी मेहनत मैं करती हूँ. ओके, खुदा हाफ़िज़. थैंक यू सो मच.